हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो एनसीईआरटी सीरीज़ हमारा ज्योग्राफी का चल रहा है, जिसके अंदर क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक कंप्लीट एनसीईआरटी आपकी यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएगी। क्लास 6 और क्लास 7 का पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। आपने नहीं देखा है तो आप पहले उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि एक एक चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीधा सीधा एनसीईआरटी से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस बार आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का जो है ढील नहीं देना है अपनी प्रिपरेशन को लेकर के। टीआरई 4 आपका जो है उसमें आपको बहुत अच्छे से ज्योग्राफी करना है, क्योंकि आपको पता है ज्योग्राफी जो है वो एक अच्छी वेटेज रखता है। 8 मार्क्स आपका जीके जीएस का जो पोर्शन होता है 40 मार्क्स का, उसमें लगभग 8 मार्क्स का आपका ज्योग्राफी सिर्फ पूछा जाता है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी मात्रा है। और आपको पता है ये नंबर जो है आप पूरा का पूरा कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चैप्टर यहाँ पे 4 हम देख रहे हैं आज, कृषि। तो देख लेते हैं पहले कि आज हम पूरी वीडियो में पढ़ने क्या वाले हैं। तो इससे आपको एक समझ विकसित होगी कि आज के पूरे क्लास में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और अपने प्रीवियस से क्वेश्चन को आप ज़रूर देखिए, उससे आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार के प्रश्न जो है आपके पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें देखने वाले हैं। आपको पूरा एनसीईआरटी थ्योरी कंप्लीट कराने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, और पूरा लूसेंट आपको करवाया जाएगा। एक एक चैप्टर वाइज सब कुछ आपको करवाया जाएगा। तो बस वीडियो में बने रहिएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। तो चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिस हो, किसी भी प्रकार की आपको कोई भी परेशानी यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको प्रश्न यहीं से आपका पूछ लिया जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो आपके 3 प्रकार के यहाँ पे देखने को मिलते हैं आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल बिना स्किप किए आपको कंप्लीट देखना है। और चैनल पे देखिए नए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, और ऐसे ही अपना प्यार बस बनाए रखिए और सपोर्ट बनाए रखिए। तो यहाँ पे देखिए कृषि के बारे में बहुत डिटेल में बातें की गई हैं। ये चैप्टर 8 आपका जो क्लास 8 है बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे क्लास 9 में, क्लास 10 में, ऐसे भी आपका और ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाता है कि कृषि क्या है, एक प्राथमिक क्रिया है। और यहाँ पे देखिए मैप आपका दिया गया है कि कृषिगत भूमि का जो है विश्व में किस प्रकार से वितरण होता है, तो ये आपका यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे किस कल्चर से कौन सा आपका विज्ञान जुड़ा हुआ है, इसके बारे में किस प्रकार का अध्ययन किया जाता है, ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर क्या होता है, पिसीकल्चर क्या होता है, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आपका सबसे पूछा जाता है। विटिकल्चर भी पूछा गया है, पिसीकल्चर तो बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखिए यहाँ से भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। आगे देखिए तो कृषि तंत्र की पूरी यहाँ पे बात की गई है, जिसके अंदर यहाँ पे कृषि के जो प्रकार हैं, निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि क्या है, आदिम निर्वाह कृषि क्या है, स्थानांतरी कृषि क्या है, कितनी बार यहाँ से क्वेश्चन आपका बना है, वाणिज्यिक कृषि क्या होता है, ये सब आज हम अपने क्लास में देखने वाले हैं। मिश्रित कृषि क्या होता है, रोपण कृषि क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पिछली बार भी आपका एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है। फिर मुख्य फसलों पर हम बात करेंगे, जैसे चावल जो है यहाँ पे इस प्रकार क्वेश्चन आपने देखा होगा प्रीवियस से क्वेश्चन, या फिर आपने अगर एग्जाम दिया होगा तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे चावल, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो फसल है उसके बारे में बात की गई है। चावल के बारे में देखेंगे, गेहूं के बारे में देखेंगे, कौन सा जो देश है वो सबसे ज़्यादा उत्पादक है या यहाँ पे निर्यात करता है, आयात करता है, ये सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। मिलेट हो जाएगा। इसके बाद मक्का के बारे में पढ़ेंगे, कपास के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं पटसन के बारे में हम पढ़ेंगे, कॉफ़ी के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है। इसके बाद चाय के बारे में बात करेंगे। इसका बात करेंगे कि कृषि का विकास किस प्रकार से जो है बढ़ता है, यहाँ पे इससे भी प्रश्न बनता है। इसके बाद हम यहाँ पे 2 फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो भारत का फॉर्म होगा और एक आपका यूएसए का फॉर्म होगा। तो दोनों फॉर्म में आपको ये समझ में आएगा कि कौन सी कृषि का कल्चर किस प्रकार का रहा है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए का एक फॉर्म के बारे में बात किया जाए, दोनों का एक
तुलनात्मक तरीके से आप इसको पढ़ पाएंगे कि किस प्रकार से ये चीज़ें रहने वाली हैं। इसके बाद जो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और इसको ज़रूर आप अटेम्प्ट कीजिएगा और साथ ही साथ इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि आप कितनी सीरियसली आप चीज़ों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और इस प्रकार से आपको पूरा नोट्स कंप्लीट करना है। पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो जाके टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ क्लासेस की मिलती हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि क्या सभी बातें यहाँ पे कही गई हैं। तो कृषि का देखिए हर एक यहाँ पे जो दिया जाता है वो एक स्टोरी के माध्यम से स्टार्ट होता है, तो वही यहाँ पे हाँ कहा गया है। अब देखिए पौधे से, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पौधे से परिष्कृत जो उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अब देखिए भाषा को ही समझना है। एनसीईआरटी को पढ़ने का मतलब होता है कि भाषा आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तभी आप चीज़ों को बेहतर समझ पाएंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पौधे से परिष्कृत उस उत्पाद तक के रूपांतरण को 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं से सम्मिलित किया जाता है। अब कैसे होता है ये समझिए पहले। तो जैसे कि आप सबसे पहले आप पौधारोपण करते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए कोई भी प्लांट लगाते हैं, आप कोई भी प्लांट लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्लांट आपका जो है ये प्राथमिक क्रिया के अंदर आएगा, ठीक है। कृषि आपका पूरा का पूरा प्राथमिक क्रिया के अंदर आता है। फिर ये इससे जो अनाज निकलता है वो प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट आपका द्वितीयक के अंदर आता है और फिर ये आपके सेवाओं में, सर्विसेज में जाता है, तो ये आपका तृतीयक क्रिया के अंदर आ जाता है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे अभी बहुत अच्छे से। तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बातें कही जा रही है। आई होप ये लाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। पौधे से जो है परिष्कृत उत्पाद, जो प्रोडक्ट है वो फिल्टर्ड होके वो उसको उपयोग करने लायक बनाया जाता है और उसका रूपांतरण होता है इस प्रकार से कि एक गेहूं के बीज को आटे के रूप में परिणत करना ही यहाँ पे ये पूरा जो प्रोसेस आपका रहने वाला है। कि पहले एक किसान जो है आपका गेहूं रोपता है, उसके बाद वो वहाँ से गेहूं उगाता है, प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद वो आपका जो है मिल में जा कर के उसका आटा बनता है। तो वो क्या होता है, द्वितीयक के अंदर आ जाएगा, वो प्रोडक्ट बनने की प्रोसेस में है अभी। उसके बाद उसको जो है उपभोक्ता तक पहुंचाना है, जो कस्टमर है उन तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो आपका तृतीय क्रियाओं के अंदर आता है। तो समझते हैं अभी इसको आगे। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या होता है, उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधन के उत्पादन और निष्कर्षण से है। मतलब कृषि, मत्स्यन हो जाए चाहे संग्रहण, इनके अच्छे उदाहरण हैं और ये आपका जो है प्राकृतिक संसाधन से संबंधित होता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो कुछ की पॉइंट्स है उसको याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आप इसका जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। द्वितीय क्रियाएं क्या होती है, तो संसाधनों का प्रसंस्करण से संबंधित है ये। मतलब जो आपका संसाधन था उसको प्रसंस्करण किया गया। प्रसंस्करण मतलब इसको अब आप प्रोडक्ट के रूप में इसका यूज़, इसको बनाएंगे पहले। तो इस्पात विनिर्माण हो गया, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना। तो कपास तो आ गया, लेकिन कपास से अब आप उसको जो है कपड़ा बुनने का जो प्रोसेस है वो आपका जो प्रोसेस में है अभी, जो प्रोडक्ट बनने की प्रक्रिया में है वो आपका द्वितीय क्रियाओं के अंदर आता है। क्लियर है। और तृतीय क्रियाएं क्या होता है, तो प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं की सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। मतलब क्या है यहाँ पे, तो तृतीयक जो क्रियाएं होती हैं वो आपका जो पिछले के 2 क्रियाएं थी प्राथमिक और द्वितीयक, उसको आगे बढ़ाता है और एक सर्विस के तौर पे आता है, लोगों तक पहुँचाया जाता है। तो जैसे कि यातायात, व्यापार हो गया, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, ये सब आपका तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हो जाएंगे। तो सीधा सीधा जो है यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि बैंकिंग जो है वो किस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के अंदर आता है, तो याद रखिएगा तृतीय क्रियाओं के अंदर आ जाता है। तो आपको इसी प्रकार से बिल्कुल क्रिस्प नोट बनाने हैं, छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, पॉइंट वाइज आपको लिखना है। यहाँ पे जो 3 बातें यहाँ पे दी गई हैं इसको एकदम पॉइंट वाइज करके लिखिएगा, बिल्कुल भी पैराग्राफ में आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अदरवाइज आप इसको अच्छे से जो है फिर आप ये पैराग्राफ में लिखेंगे तो ये एक बुक की तरह आपका पूरा नोट्स बन जाएगा, तो फिर वो आपके लिए एक बर्डन ही है उसको रिवाइज करना। इसीलिए आपको छोटा से छोटा लिखना है, कम शब्दों में ज़्यादा प्रभावी तरीके से आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन जो है इसमें शामिल है। मतलब कोई भी फसल आप उगाते हैं, फल, सब्जी,
फूलों को उगाना, कोई भी मतलब अगर आपसे प्लांटेशन कहा जाए तो प्लांटेशन भी आपका जो है प्राथमिक क्रिया के अंदर आ जाता है। पशुधन यानी कि पशुपालन भी आपका किसके अंदर आता है, प्राथमिक क्रिया के अंदर आता है। ये आपको छोटा छोटा पॉइंट में नोट करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चर आप लिख देंगे, आप प्लांटेशन लिख देंगे और आप यहाँ पे पशुपालन भी लिख देंगे। तो ये तीन प्रकार की चीज़ें जो है आपकी कृषि प्राथमिक क्रिया के अंदर आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या एक बात कहा जा रहा है, तो विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। तो ये एक डेटा आपका दिया गया है, भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। और यहाँ पे देखिए आपको एक शब्द की उत्पत्ति से लेकर एक नोटिस दिया गया है। तो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, लेटिन शब्द से हुई है, ये भी आपको नोट करना है। अगर या एग्री का जो अर्थ है वो है मृदा और कल्चर का अर्थ होता है का अर्थ कृषि करने से है। तो यहाँ पे मृदा की कृषि, यहाँ पे इसका अर्थ हो जाता है एग्रीकल्चर, ठीक है। तो किस शब्द का लिया गया है एग्रीकल्चर, ये याद रखिए, लेटिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है, ठीक है। तो एकदम प्रॉपर मैदान होना चाहिए। स्थलाकृति का मतलब क्या है कि देखिए आपको पता है कि भारत में आपका पर्वत भी है, पठार भी है, नदियाँ भी हैं, है ना, और इस प्रकार से घाटियाँ हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, मैदान भी है। तो आपको क्या चाहिए कृषि करने के लिए, आपकी स्थलाकृति मैदानी होनी चाहिए, जिसके अंदर आप अच्छे से उसको, आपको कृषि लायक वो हो सके। इसके बाद मृदा उपजाऊ होनी चाहिए, जलवायु अनुकूल होनी चाहिए, तभी तो आप कृषि कर सकते हैं। तो ये एक अनुकूल चीज़ें आपके साथ रहेंगी तभी आप कृषि कर पाइएगा। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती हैं। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। मतलब ये सभी कारक अगर होंगे तभी जो है कृषि बेहतर तरीके से हो पाएगी। अब यहाँ पे आपको जो है मैं ये आपको पीडीएफ दे दूँगी, तो आप इसको आराम से बैठ करके सभी चीज़ें को देख लीजिएगा। जो भी यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर का दिया गया है ना, ये आपका भूमिगत कृषि का विश्व का वितरण है। आप देख सकते हैं कि भारत कितना ज़्यादा आपका यहाँ पे आपका घिरा हुआ है। ये आपको पता है कि भारत है यहाँ पे आपका, और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से कृषि का यहाँ पे फैलाव है, इसका वितरण आप देख रहे हैं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से आप कमेंट बॉक्स में आप चाहे तो, या फिर आप खुद से भी इसको बताते रहिएगा कि कौन सा कॉन्टिनेंट यहाँ पे कौन सा है, इसको याद करने के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा ये। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे महासागर दिया गया है, कॉन्टिनेंट का नाम नहीं दिया गया, तो आप इसको जो है देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे एग्रीकल्चर से बात की जा रही है। तो देखिए कल्चर का तो अर्थ अभी हमने पढ़ा कि कल्चर जो होता है आपका किसी भी प्रकार की कृषि करना। तो यहाँ पे एग्री से कल्चर जोड़ देंगे तो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि हो जाएगा, यानी कि मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला, इसे खेती भी कहते हैं। अब सेरीकल्चर को क्या कहते हैं, रेशम उत्पादन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बगल में बस आपको लिखना है सेरीकल्चर और फिर उसका लिखना है ब्रैकेट में रेशम उत्पादन, ठीक है। इतना में ही आपको समझ में आ जाएगा। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन या कृषक की आय में पूरक हो सकता है। पिसीकल्चर क्या होता है, तो मत्स्य पालन, ये मछली के पालन के लिए आपका पिसीकल्चर होता है। विटिकल्चर किसके लिए होता है, तो अंगूरों की खेती के लिए होता है, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर आपका प्लांटेशन के लिए होता है, वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जी फूल फल उगाने की जो आपकी होती है उद्यान कृषि भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए कृषि तंत्र पे आगे बात करते हैं कि क्या यहाँ पे रहने वाला है। अब देखिए क्या चीज़ें होती है कृषि में। तो कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनी और श्रमिक, ये 4 चीज़ें आपके जो है एक तरह से इन्वेस्टमेंट की तरह आप देख के इसको चलते हैं। एक जो आपका किसान होता है, एक तो बीज, सबसे पहले बीज होना चाहिए, फिर उर्वरक खाद वगैरह देता है, फिर उसके पास टेक्नोलॉजी हो तो वो और आसानी से उसको कर सके, और उसके पास एक लेबर का भी एक वॉल्यूम होना चाहिए अगर आप वाणिज्यिक व्यापार कर रहे हैं, वाणिज्यिक खेती कर रहे हैं तो, है ना। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे और क्या बातें कही गई हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कैसे आपको जो है यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है कि कृषिगत भूमि की जो कृषि पद्धति है वो क्या है। पहले जुताई और बुना, यहाँ पे जुताई बुआई छिड़काव हो रहा है। इसका देखिए आपका
रसायन यहाँ पे छीटा जा रहा है, यहाँ पे बीज दिया जा रहा है, फिर मशीनरी का उपयोग होगा, ये निवेश है। तो फिर जो है यहाँ पे उसके बाद जाके ये फसल आपकी होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है भौतिक और मानवीय कृषि निवेश। यहाँ पे आप देख सकते हैं मानवीय निवेश क्या होता है। तो मानवीय निवेश होता है कि जो मनुष्य अपने तरफ से निवेश करता है एक फसल को उगने में। तो देखिए यहाँ पे भंडारण है, श्रम है, मशीनरी है, रसायन है, ये सब एक प्रकार से क्या है, मानवीय निवेश के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं सिंचाई, निराई और कटाई, ये सभी इसके अंदर आता है। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत सारे जो है प्रकार के कृषि खेती वगैरह होती है। अब आगे देखते हैं कृषि के प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कृषि जो है विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पे कृषि को दो मुख्य प्रकार में बांटा गया। देखिए ऐसे तो बहुत सारा है, लेकिन जो दो मुख्य प्रकार में बांटा गया है वो है आपका निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। ठीक है, तो निर्वाह कृषि के अंदर ही आपका गहन निर्वाह कृषि आता है। ये सब अभी हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे एक बात और कही जा रही है, जैविक कृषि जो है, यानी कि जैविक कृषि क्या हो गया आपका, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक यहाँ पे चीज़ों को डाला जाता है, जैसे कि गोबर वगैरह दिया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। ये जैविक कृषि जो ऑर्गेनिक खेती होती है ना, उसको कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे निर्वाह कृषि क्या है। निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसको समझिए अच्छे से। तो निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी मतलब बहुत ही कम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, पारिवारिक श्रम का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे पहले के टाइम पे या अभी भी बहुत सारी जगह पे तो किसान परिवार जो होता है वहाँ पे सभी लोग जो हैं खुद से श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और खेती उगाते हैं। ठीक है, तो जो कृषक परिवार होते हैं वो पारिवारिक श्रम करते हैं। और निर्वाह कृषि को पुनः गहन कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। अब ये निर्वाह कृषि के अंतर्गत ही दो तरह से इसको डिवाइड किया गया। एक होता है गहन निर्वाह कृषि और एक होता है आदिम निर्वाह कृषि। अब इसको देखते हैं, निर्वाह कृषि के अंदर ही आता है। अब देखिए ये याद कैसे रहेगा, तो निर्वाह का आपको मतलब से ही समझ में आ जाएगा। इसका अर्थ अगर आप देखें, निर्वाह मतलब अपना जीवन निर्वाह करना। तो अपना जीवन चलाने के लिए, अपने परिवार का जीवन चलाने के लिए, यानी जीविका के लिए, आजीविका के लिए जो कृषि की जाती है वो आपका निर्वाह कृषि के अंदर आ जाएगा। तो ये नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए गहन निर्वाह कृषि क्या होता है, जो आपके निर्वाह कृषि के अंतर्गत ही आता है। तो इसको देख लेते हैं। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष से एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसल होती है, अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्व और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। तो गहन निर्वाह कृषि क्या होता है, इसको आपको छोटे छोटे पॉइंट में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो आपको ध्यान से लिखना है। देखिए यहाँ पे आपका किस प्रकार से प्रश्न बनेगा, तो कथन में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे श्रम कम होता है और टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का प्रयोग ज़्यादा होता है, या प्रौद्योगिकी का प्रयोग कम होता है, श्रम ज़्यादा होता है। इस प्रकार से कंफ्यूज किया जा सकता है। तो याद रखिए गहन निर्वाह कृषि में निर्वाह करने के लिए एक जो किसान है वो अपने घर में अपने घर को चलाने के लिए काम कर रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग कहाँ से करेगा, तो छोटे से भूखंड पे काम करता है वो। ठीक है, छोटा सा उसका ज़मीन है और साधारण जो उसके पास औजार होते हैं उसी से वो करता है, और अधिक श्रम होता है इसमें। गहन निर्वाह कृषि का जो आपको की पॉइंट याद रखना है वो है अधिक श्रम। ठीक है, अधिक श्रम से वो खेती करता है, और बाकी चीज़ें आपको इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे फसल अगर बात की जाए तो चावल मुख्य फसल है, ये आप नोट कर लीजिएगा। गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन, ये जो है घर में पारिवारिक रूप से आप जानते होंगे कि घर में जो है इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा
जो है आपके उगाई भी जाती होगी। तो आदिम निर्वाह कृषि क्या है? तो हस्तांतरित कृषि या चलवासी पशुचारण इसके अंदर शामिल है। इसको आप इसी प्रकार से बस नोट करेंगे कि स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण इसके अंदर शामिल है, बस और कुछ यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हस्तांतरित कृषि क्या है, इसको समझिए। तो अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है ये। और ये भारी वर्षा और वनस्पति में तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र है। वृक्षों को काट कर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, ये जो आपको फसल दिया है ना, ये स्थानांतरित कृषि का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे। कसावा जैसे फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता को समाप्ति के बाद वह भूमि को छोड़ दिया जाता है और कृषक जो है वो नए भूखंड पर जाकर स्थानांतरित कृषि यानी कि कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी यह जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपका कहा जा रहा है। तो ये इसी को समझाने के लिए है। यहाँ पे आप देखिए आदिम निर्वाह कृषि के अंदर ही आता है ये। स्थानीय कृषि अभी हमने देखा, और चलवासी पशुचारण क्या है इसको हम देखते हैं नीचे, ठीक है। तो आदिम निर्वाह कृषि जो है इसी के अंदर आता है आपका हस्तांतरित कृषि। तो ये चीज़ आपको नोट करना है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे ये भी आप याद रखिए कि झूमिंग के नाम से कहा जाता, उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। ये आप सीटेट से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, झूम खेती। तो झूमिंग के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, ब्राज़ील में रोका कहते हैं और मलेशिया में लदांग कहते हैं। तो ये बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको आप नोट कर लेंगे क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा मिल्पा से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, ब्राज़ील का भी पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए चलवासी पशुचारण क्या है। एक बात और याद रखिए कि इसको किस नाम से जानते हैं, हस्तांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है ये, ठीक है। वृक्षों को काट के जला दिया जाता है उस पूरे भूखंड में, और वही जो है उसका जो राख होता है ना, वही जैविक के तौर पे काम करता है, खाद के रूप में काम करता है। तो वो जो राख है उसको मिट्टी में ही मिला दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो उखाड़ के वो फेंक देते हैं, उखाड़ के उसको जला देते हैं, और उसका जो राख होता है वही उसके लिए खाद की तरह काम करता है, और फिर उसमें वो जो है कृषि करते हैं। उसके बाद जब वो उसकी उर्वरता ख़त्म हो जाती है उस मिट्टी की, तो फिर उसको छोड़ के दूसरी जगह कृषि करते हैं। तो यही होता है आपका कर्तन एवं दहन कृषि। समझ में आया? अब देखिए चलवासी पशुचारण क्या होता है, ये अभी हम आदिम निर्वाह कृषि के अंदर ही पढ़ रहे हैं। अभी हमने यहाँ देखा ये आदिम निर्वाह कृषि के अंदर ही आता है आपका स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण, ठीक है। अब चलवासी पशुचारण क्या है, तो सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, एशिया और भारत के कुछ भागों में जैसे कि राजस्थान और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। चलवासी पशुचारण कहाँ पे प्रसिद्ध है, तो भारत में देखा जाए राजस्थान और जम्मू कश्मीर में। क्लियर है? इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक निश्चित मार्गों में घूमते रहते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। और पशुचारक जो है मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक, बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। तो ये पशुचारक भी जो है आपको समझ में आ गया होगा। ये भी जो चलवासी यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ये चढ़ते रहते हैं, इनको लेके जाया जाता है जहाँ पे भी इनके जलवायु या फिर वो बाधा एक होती है भूभाग का, या फिर मैदान जहाँ पे चढ़ते चढ़ते अब मैदान ख़त्म हो गया तो फिर वो वहाँ से कन्वर्ट होते हैं कहीं और। तो ये आपका था पूरा। अब आपको समझ में आ गया कि निर्वाह कृषि क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। ये है आपका निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि के अंदर ही आपका दो आता है, एक होता है आपका आदिम वाला, ठीक है, आदिम निर्वाह कृषि, और एक होता है आपका गहन निर्वाह कृषि। ये दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आदिम निर्वाह कृषि के अंदर ही स्थानीयकृत कृषि और चलवासी पशुचारण भी शामिल है। तो निर्वाह कृषि खत्म हो गया। अब हम दूसरा क्या देखेंगे, वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। क्लियर है? वाणिज्यिक कृषि क्या होता है, तो वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। अंतर क्या है, तो निर्वाह खेती जो थी वो अपने घर को चलाने के लिए जो है कृषक अपने छोटे से भूभाग में किया करता था, लेकिन वाणिज्यिक कृषि जो है वो एक तरह से
जो है बिजनेस के लिए किया जा रहा है। ठीक है, उत्पादन इसमें बढ़ता है, बाजार में विक्रय हेतु, बाजार में बेचने के लिए जो है फसल उगाया जाता है, पशुपालन किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपका बनेगा, निम्न में से किस कथन आपको दिया रहेगा और बोलेगा कि निम्न में से कौन वाणिज्यिक कृषि का एक के बारे में सही है या गलत है, इस प्रकार से दिया रहेगा और उसमें कुछ कथन आपको दे दिया जाएगा। तो बिल्कुल आपको कोई कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए, इतने अच्छे से आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। अब देखिए इसमें क्या बातें कही गई और इम्पॉर्टेंट, तो इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्वाह कृषि में आपने देखा कि छोटे मोटे मशीनी तौर पे होते हैं या फिर औजार होते हैं उनके पास, लेकिन यहाँ पे मशीनों का प्रयोग किया जाता है, प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। अभी जैसे हमने देखा कि निर्वाह कृषि के अंदर ही आपका था आदिम निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि, दो था। तो इसमें वाणिज्यिक कृषि में भी कुछ आपके सब डिवीज़न है। तो क्या है वो, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। अनाज यहाँ पे देखिए आप, मिश्रित कृषि इसके अंदर है, अनाज कृषि है ना, मिश्रित कृषि और यहाँ पे रोपण कृषि। तो ये किसके अंदर आता है, वाणिज्यिक कृषि के अंदर आता है। इतनी बातें क्लियर है, तो बिल्कुल कंफ्यूज अब आप नहीं होंगे कि निर्वाह कृषि क्या होता है और रोपण कृषि में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। मिश्रित कृषि बोला जाए, रोपण कृषि बोला जाए या वाणिज्यिक अनाज कृषि बोला जाए, ये सब आपका वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आता है। इतनी बातें आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, अब आगे देखिए, तो वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या होता है। अनाज कृषि पहले हम देखते हैं, फिर मिश्रित कृषि देखेंगे, उसके बाद रोपण कृषि देखेंगे। क्लियर है। अब देखिए, तो अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। वाणिज्यिक मतलब व्यापार की दृष्टि से। ठीक है, गेहूं और मक्का सामान्य रूप में उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास इसको आप नोट करेंगे, शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। तो यहाँ पे जो है अनाज बहुत ज़्यादा जो है, यहाँ पे शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पाए जाएंगे आपको पता है, आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। मैं क्लास 6 और 7 में बहुत बार ये बता चुकी हूँ क्या होता है घास के मैदान, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपको समझ में आएगा। तो ठंड वाला प्रदेश होता है और यहाँ पे ये अधिक सैकड़ों हेक्टेयर में होता है, बहुत बड़ा जो आपका भूभाग होता है और वहाँ पर आपकी फार्मिंग होती है। तो यहाँ पर आबादी ज़्यादा नहीं होती, विरल आबादी होती है। ठीक है, तो अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करता है और इसीलिए यहाँ पे फसल जो है केवल एक ही फसल एक बार में उगाई जाती है। ठीक है, ये होता है आपका अनाज कृषि। अब देखिए मिश्रित कृषि क्या होता है, तो भूमि का उपयोग भोजन व चारे के फसलों के उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। मिश्रित कृषि में आपका बहुत सारी चीज़ें एक साथ जो है मिश्रित, आप नाम से ही समझ सकते हैं। तो ये यूरोप, पूर्वी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। तो ये नाम आपको जो देश के दिए हैं इसको आपको ज़रूर नोट कर लेना है। ठीक है, तो ये भोजन, चारों के फसल, पशुधन पालन के लिए भी हर एक प्रकार की चीज़ों के लिए यहाँ पे कृषि की जाती है। तो जब एक से ज़्यादा पर्पस के लिए कृषि की जाएगी तो आपका मिश्रित कृषि के अंदर आएगा। क्लियर है, बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। अब आगे देखिए, रोपण कृषि क्या होता है, तो वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है ये भी, रोपण कृषि। तो जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है रोपण कृषि से। तो सबसे पहले तो यही बात आप नोट कर लेना कि रोपण कृषि जो है वो वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आता है और इसमें क्या क्या हो जाएगा आपका, चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें लेबर भी लगते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें पैसे भी लगते हैं। ठीक है, लेबर भी लगते हैं मतलब श्रम ज़्यादा होता है। श्रम का मतलब हो गया यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि चाय के बागान में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो बहुत श्रमिक होते हैं वहाँ पे चाय की पत्तियाँ, एक एक पत्तियाँ हाथों से तोड़ के
जो यहाँ पे मशीनरी का प्रयोग नहीं ज़्यादा होता है रोपण कृषि में। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हाथों से वो जो है पत्तियों को तोड़ते हैं, बिनते हैं, चुनते हैं, है ना। तो ज़्यादा ज़्यादा श्रम का यूज़ होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर रही हूँ, इसको आप नोट कर लेंगे। क्लियर है। अब देखिए क्या वो कहा जा रहा है। तो इसमें बृहद पैमाने पे श्रम और पूंजी का आवश्यकता तो होता ही है, और उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में ही किया जाता है। प्रसंस्करण आपको पहले ही बताया ऊपर ही, मतलब अब जैसे कि चाय की पत्तियां निकाली गई बगान से, तो वैसे ही क्या मार्केट में आ जाता है? नहीं, उसको फिर वहाँ पे उपयोग करने योग्य बनाया जाता है। तो वो आपका कहाँ होता है? कहीं खेत पे ही किया जाएगा या फिर आसपास ही कोई कारखाना होगा, वहाँ पे किया जाता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। तो यहाँ पे परिवहन जाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, तो इस प्रकार इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट करेंगे। ऊपर आपने देखा शीतोष्ण, यहाँ पे है उष्णकटिबंधीय, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। तो मलेशिया में क्या? रबड़। ब्राज़ील में कहवा। आपको पता है ब्राज़ील आपका कॉफ़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो ये यहाँ से आपका हो जाएगा। देखिए केले का यहाँ पे पिक्चर लगाया हुआ है रोपण कृषि का, तो इस प्रकार से लाइन से पूरा लगा हुआ रहता है। अब हम मुख्य फसलों पर बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि सीधा सीधा आपके जो है फसल से क्वेश्चन बन जाता है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा कुछ मुख्य खाद्य फसलें हैं, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं, ये भी आपको नोट करना है। देखिए अभी हम आगे भी बताएंगे, वहाँ पे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। पहले हम चावल की बात कर रहे हैं। तो चावल की कृषि यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत जो है यहाँ पे होती है, और यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है, इसको नोट करेंगे। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, उसमें सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। अब जैसे मृदा हमने पढ़ा है पहले भी, तो अब जैसे कोई काली मिट्टी है या फिर बलुई मिट्टी, काली मिट्टी है, तो वहाँ पे आपको पता है कि पानी ठहरता नहीं है, पानी को वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता है काली मिट्टी, तो दलदली हो जाता है, वो आपको पता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो जलोढ़ मृदा होती है, वो आपको पानी को ऑब्जर्व करने की क्षमता उसके अंदर होती है, वो पानी को रोक के रख सकता है, तभी तो वहाँ पे जो है फसल उगाया जाएगा, क्योंकि पानी होगी तभी तो उगाएंगे। तो चीन जो है वो चावल उत्पादन में अग्रणी है, ये भी पॉइंट आपको जो है यहाँ पे नोट करना है। चीन जो है वो चावल उत्पादन में अग्रणी है, पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसके बाद अगर हम क्रमशः देखें, तो चीन के बाद आपका भारत, जापान, श्रीलंका, उसके बाद मिस्र आ जाएगा। अनुकूल जलवायविक दशाओं जैसे कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। तो ये पॉइंट आपका चावल से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं गेहूं की तरफ। तो गेहूं जो है, गेहूं के वर्धन काल में तापमान, मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन, फसल की जो कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है काटने के समय में, और इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा जो है वो सर्वोत्तम होता है। जो छोटे छोटे की पॉइंट है इसको बस आपको नोट करना है। गेहूं जो है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। ये आपको पता ही है कि ये आपका गेहूं जो है आपका किसके अंदर आएगा। अब यहाँ पे शीत ऋतु बता दिया, फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गेहूं आपका जो है किस प्रकार का फसल होता है। ठीक है, रबी, खरीफ या जायद फसल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलेट मतलब जो दाल होता है, मोटे अनाज के रूप में भी जाना जाता है ये, और कम उपजाऊ बलुई मृदा में ये उगाया जाता है। ऐसी फसल जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश यहाँ पे होती है।
यहाँ पे देखें तो ज्वार, बाजरा, रागी, ये 3 जो है आपके भारत में उगाए जाते हैं। ठीक है, ज्वार, बाजरा और रागी नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। अब आगे बढ़ते हैं मक्का की तरफ। तो मक्का जो है यहाँ पे इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है मक्के के लिए, और इसे सुअपवाहित अब उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का जो है उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। तो ये आपको देश के नाम नोट कर लेने हैं। आगे बढ़ते हैं कपास की तरफ। तो कपास जो है इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। तो इसके लिए काली मृदा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है, तो इसको आप नोट करेंगे। देश की बात करें तो चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ठीक है, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी जो है कपास बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि इससे चल के आपका वस्त्र में ये काम आता है। आगे बढ़ते हैं पटसन की तरफ। तो पटसन क्या है, इसको सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, यहाँ से सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग में विकसित होता है, तो जलोढ़ मृदा के लिए ये परफेक्ट है, और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है, ये भी आप नोट करेंगे। और बंगाल और भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है कॉफ़ी के लिए है। तो इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है कॉफ़ी के लिए। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होता है। मतलब इस प्रकार का जैसे पर्वतीय ढाल रहेगा, तो आपने देखा है ये किस प्रकार की खेती के अंतर्गत आता है, ये भी आप मुझे बताइएगा। इसको हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, तो ये मुझे बताइएगा कि जब ये ढलान पर से ऐसे कृषि होता है तो ये किसके अंदर आता है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पे देखिए इसका ब्राज़ील जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है, इसके पश्चात कोलंबिया और भारत। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ब्राज़ील अगर कॉफ़ी के लिए पूछा जाए तो ब्राज़ील जो है आपका सबसे अग्रणी उत्पादक के रूप में सामने आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, चाय। बागानों में उगाए जाने वाली पेय फसल है ये। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार से श्रम की आवश्यकता है कि लोग यहाँ पे हाथों से जो है पत्तियों को अलग करते हैं, चुनते हैं। तो ये आपका किस कृषि के अंतर्गत आता है, बताइए, फटाफट से बताइए। अभी अभी आपने पढ़ा है इसको, तो आपके दिमाग में फटाक से क्लिक होना चाहिए ये किस कृषि के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे देखिए इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। हल्के हल्के ढलान में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ये बात यहाँ पे कही गई है। अब देखिए कृषि का विकास यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादक को बढ़ाने की दिशा में कुछ प्रमुख प्रयास किए जा रहे हैं। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोए जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर और सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग करके। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास में एक अन्य पहलू है। तो यहाँ पे कृषि का विकास किस प्रकार से हो सकता है, तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। तो ये कथन में आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो बोए गए क्षेत्र का विस्तार करके, मतलब जितने क्षेत्र में प्लांटेशन हो रहा है उसको बढ़ा करके, सिंचाई की सुविधा को बढ़ा करके, तो इस प्रकार से जो है कृषि को विकसित किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी के टाइम पे हो गया है कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास में एक अन्य पहलू है। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा रहा है, और बहुत ज़्यादा जो है अभी ऐप वगैरह भी लॉन्च किया गया है इसको लेकर के भारत सरकार की तरफ से। आप देखेंगे तो जहाँ पे इसको जो है थोड़ा जागरूक किया जा रहा है कृषक को, ताकि इसको बेहतर तरीके से और इसका डेवलपमेंट किया जा सके। अब आगे देखेंगे कृषि का विकास जो है
विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। गहन कृषि अभी आपने पढ़ा है ऊपर, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतों वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, और जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में। तो आइए, हाँ, अब जो है यहाँ पे दो फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे। एक तो हमारा भारत और दूसरा यूएसए का, ठीक है। और दोनों की वस्तु स्थिति अध्ययन की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के बारे में जानेंगे। तो आपको पता है भारत हमारा विकासशील देश है और यूएसए को विकसित देश माना जाता है। तो विकसित देश और विकासशील देश की दोनों की कृषि को किस प्रकार से तुलनात्मक तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है, तो इसको हम समझने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए भारत का एक फॉर्म है, पहले इसको हम पढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद का एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा सा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है और उसका आवास मुख्य गांव में है। उसका घर जो है वो गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है और उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं और चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों, बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। तो सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषक क्या करता है, सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है और यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कृषि क्या कर रहा है, ये जो किसान है ये क्या कर, ये देखिए आप देख रहे हैं कि ये परंपरागत तरीका है आपका। और समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लाता है। भाड़े पर ट्रैक्टर लाता है, भाड़े पर सिंचाई के लिए जो है यहाँ पे नलकूप लाता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और 2 मुर्गियाँ भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहाँ का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे का प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। किस प्रकार से पशुधन को और आप जो है डेवलप कर सकते हैं, इसको लेकर के सलाह देती है। तो कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य इसकी सहायता करते हैं और कभी कभी वह बैंक और कृषि सहकारी समिति के से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। अभी तक आपने देखा कि वो पहले क्या करता है, कृषि जो है भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। उस पर लोड कितना है ये आप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। आप एक तरह से समझ सकते हैं, आपकी जो समझ है वो विकसित होगी। तो आप इसको ध्यान से समझिए। पहले तो वो ट्रैक्टर लेता है, फिर वो सिंचाई के लिए नलकूप लेता है, वो भी भाड़े पर। और अब वो क्या कर रहा है, इसे कृषि सहकारी समिति में बीज वगैरह लेने के लिए, औजार खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में, अभी ये बहुत मज़ेदार होने वाला है कि अभी जब हम यूएसए का फॉर्म पढ़ेंगे कि वहाँ पे कैसे कृषि कल्चर डेवलप हो रहा है, तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया समझ में आएगा किस प्रकार से यहाँ पे तुलनात्मक तरीके से आप इसको समझने में और ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए क्या करता है, अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए बाजार के अनुकूल ना होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश है। ठीक है, क्योंकि उसके पास भंडारण की सुविधा की कमी है। यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको समझना है। उसके पास ज़्यादा जगह नहीं है कि आप वो बहुत ज़्यादा जो है इसका स्टोर कर सके वो चीज़ों को, ठीक है, अपने फसल को ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसीलिए उसको बेचना भी पड़ता है। ये उसकी एक व्यवस्था भी इसके अंदर देखने को मिल रही है। भंडारण की सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल ना होने पर भी विवश है बेचने को। हाल ही के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। तो क्या है वो कदम, वो यहाँ पे अभी आपका नहीं दिया गया है। अगर आपको पता है तो आप बताइएगा इसको लेकर के। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे यूएसए का जो फॉर्म है उसको लेकर के, कि वहाँ पे किस प्रकार से जो है कृषि कल्चर है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक फॉर्म का औसत आकार भारतीय फॉर्म की तुलना में बहुत बड़ा है। मतलब जो हमने भारतीय 1.5 हेक्टेयर का हमने देखा था वहाँ पे, तो यहाँ पे उससे बहुत बड़ा है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक प्रारूपिक फॉर्म का आकार 250 हेक्टेयर है। कहाँ 150 और कहाँ 250। तो
कहाँ 1.5 और कहाँ 250, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। इसका किसान बात किया जा रहा है यूएसए का। और मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मध्य पश्चिम में आयोवा राज्य में एक किसान है जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि उसकी है, और वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मिट्टी और जल संसाधन इस सब फसल के लिए उपयुक्त है, आवश्यकता को पूरा कर देंगे। तो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वहाँ जो है मिट्टी के नमूने को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भी भेजा जाता है, कि वहाँ पे जो पहले ही उसको जांच लिया जाए। ऐसा नहीं है कि मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है और उस पर रोप दिया जाए और फिर फसल नहीं उगेगा तो फिर किसान जो है परेशान होंगे। तो यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा गया है। ये आप देख रहे हैं कि मृदा का परीक्षण भी यहाँ पे प्रयोगशाला में किया जा रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है, तो इसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं ये जांचने के लिए ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में भी मदद करते हैं। इसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है और जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है और वहाँ पे रासायनिक उर्वरकों और कीड़ानाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि वह ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीन, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। तो बहुत सारी यहाँ टेक्नोलॉजी का प्रयोग वो करता है। आप देखिए यहाँ पे कि जो बीज को रोपा जा रहा था या फिर जो रासायनिक पीड़ यहाँ पे जो है छिड़काव किया जा रहा है पीड़कनाशकों का, वो आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि बहुत कम समय में बहुत जो है समय की बचत होगी और बहुत अच्छे से जो यहाँ पे इसका वितरण भी हो पाएगा। और इसके बाद यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं। अनाज जो है वो अपने आप ही अन्न भंडार में संचित कर दिए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों यानी कि मार्केट एजेंसियों को भेज दिए जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, ना कि खेतीहर किसान की तरह। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसी प्रकार से ये डेवलप है और कितना डेवलप तरीके से जो है वहाँ पे कृषि फार्मिंग वगैरह होती है। तो मज़ा आ गया होगा आपको आज का पूरा चैप्टर पढ़ के। और यहाँ पे कृषि से संबंधित जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें थी उसको हमने डिस्कस की। और यहाँ पे लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको ज़रूर आप बनाइएगा। इससे आपको जो है यहाँ से भी क्वेश्चन आपका सीधा सीधा पूछा जाता है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस प्रकार का आंसर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जितने भी यहाँ पे PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं।